हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर जो है एक तरीके का क्विक रिवीजन है, ताकि एक शॉर्ट में एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर सके कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ये शॉर्ट रिवीजन होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जैसा हमारे चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम ये जो नेम लिखा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है सबसे पहले मैटर, कहीं ना कहीं मैटर के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो हम मैटर को डिफाइन करेंगे कि मैटर है क्या। सिंपल फॉर्म में हम क्या करेंगे, मैटर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैटर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो मोबाइल हो सकता है, ये पेन हो सकता है, ये बुक हो सकती है। ठीक है, ये आपकी इंक हो सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें जिनके पास मास होता है, जो जगह घेरती हैं। ठीक है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाएगा बेटा, मैटर कहलाएगा। यानी मैटर में वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जिनके पास मास होता है, जो मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, इनके पास वॉल्यूम होता है, और जो जगह घेर सकती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, यानी अगर मैटर को हमको डिफाइन करना हो तो मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास होता है, जो जगह घेरता है, ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, उसके पास वॉल्यूम होता है, एक वर्ड और लिख सकते हैं, मास एंड वॉल्यूम हो सकता है। वो किससे मिलकर बना होता है, सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल इज मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल, सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी याद रखना है कि सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन किया है। मैटर एक मटेरियल से मिलकर बना होता है जिसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, और जो जगह को घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर के। मैटर की वर्ड समझ में आया। अब देखिए मैटर जो होता है, इस मैटर को दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। एक तो इसका हम फिजिकल नेचर समझ लें और एक हम केमिकल नेचर समझ लें। तो जो हमारी क्लास 9 की साइंस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है उसमें हम केवल फिजिकल नेचर की बात करते हैं। मैटर की हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल नेचर की बात करते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम किसकी बात करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। ठीक है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि फिजिकल का मतलब होता है शेप एंड साइज, इसी से मतलब रखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसे मिलकर बना होता है, इसके पार्टिकल का नेचर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर को। अगर हम बात करें, जैसे हम ये पेन ले लिया, तो ये कंटिन्यूसली नहीं है। अगर इसको हम तोड़ते जाएं तो हमें ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल मिलेगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा। यानी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आपका जो मैटर है ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैटर जो है स्मॉलेस्ट इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब बात आती है कितने छोटे हैं। तो अब जब इनकी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारी इमेजिनेशन के बाहर छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वी कैन नॉट सी विद नेक टाइप। एक एटॉमिक लेवल पर स्टडी हो जाती है। यानी पहली जो मैटर की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, पहली बात, और ये बहुत छोटे हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। दो बातें क्लियर है। और तीसरी बात यह है कि जो मैटर जिस मटेरियल से मिलकर बना होगा उस टाइप की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ये छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो इस पार्टिकल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसके पार्टिकल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। यानी अलग अलग मैटर के पार्टिकल अलग अलग नेचर के होंगे। तीन बातें क्लियर है। पहली कौन सा है, सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, हमारी इमेजिनेशन के बाहर हैं, और साथ में जिस टाइप का मटेरियल होगा उस टाइप के उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। क्लियर है। यानी पहले हमने मैटर समझा, मैटर किससे मिलकर बना होता है वो समझा। अब मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं वो सारी हम चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे मैटर की हमने बात की तो मैटर की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहला तो हमने देखा कि जैसे एक मैटर का एग्जांपल ले लिया, मान लो वाटर का एग्जांपल ले लिया, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हमने ये देखा कि इनके पार्टिकल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
तो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ये फोर्स वेरी होता है, सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, गैसेस में उससे भी कम होगा। तो याद रख लेना है जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिसकी वजह से आपस में बॉन्ड रहे। चौथी प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे, हमने देखा भले ही बॉन्ड रहता है, आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीच में स्मॉल स्पेस होता है, गैप होता है, स्मॉल स्पेस होता है, जगह होती है। इन मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक जैसा हो, जो सॉलिड होगा उसमें बिल्कुल कम होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, गैसेस में उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और चौथी बात, इन जो पार्टिकल रहता है इसमें कुछ रैंडम मोशन होता है। क्या होता है बेटा, कुछ रैंडम मोशन होता है जिसकी वजह से ये मूव करते रहते हैं। ये रैंडम मोशन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें मैटर की प्रॉपर्टी तो हम 1 बाय 1 लिख रहे हैं। पहली कौन सी लिख रहे हैं, हमने देखा कि ये पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कैसी है, ये बियॉन्ड आवर, जो स्मॉलेस्ट कैसे हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इससे बाहर हैं, इतने छोटे हैं, ठीक है। और तीसरी क्या है, इन पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, देयर इज सम इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके बीच में पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में क्या है, थोड़ा सा फोर्स है। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो ये बीच में क्या होंगे, थोड़ा सा गैप भी होगा, ठीक है। सम देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। यानी जो मैटर है, मैटर छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। इन पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसकी वजह से अटैच रहते हैं। इन जो पार्टिकल है इनके बीच में स्मॉल गैप भी है, ठीक है। स्मॉल गैप के साथ साथ इनमें थोड़ा सा रैंडम मोशन भी होता है। क्या होता है बेटा, रैंडम मोशन भी होता है, ठीक है। यानी इन जिसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी इन पार्टिकल के बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम उसमें एनर्जी होगी। और एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है कि ये जो पार्टिकल है, मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, मैटर के जो पार्टिकल है मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड। यानी एक जगह जब पार्टिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, कैसे होंगे बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, तो ये मूव करेंगे जहाँ पर ये कम है, जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर ये मूव करेंगे। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये मूव करते हैं। जो मैटर के पार्टिकल हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, यानी इसमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल मूव करना टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पर पार्टिकल बहुत सारे हैं और जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो पार्टिकल जहाँ पर बहुत सारे हैं वहाँ से मूव करते हैं जहाँ पर वो नहीं है। इस तरीके से दो मीडियम के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इंटरमिक्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। यानी यहाँ पर डिफ्यूजन देखने को मिलता है। यानी जो मैटर है, प्रॉपर्टी की मैटर में क्या, जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। इस तरीके से जो हमने बात की कि मैटर क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, इसमें थोड़ा सा रैंडम मोशन भी होता है। ये रैंडम मोशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें मोशन ज़्यादा होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना मोशन कम होगा। साथ में जो मैटर के पार्टिकल है मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो इंटरमिक्सिंग होती है।
तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरीके से डिफ्यूजन भी देखने को मिलती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं। अब मैटर का हम क्लासीफाई करेंगे उन्हीं सॉलिड के आधार पर, उन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्लासीफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम तीनों का एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और एक मैचिंग, प्रॉपर्टी की मैचिंग पर समझें। आप बेटा इधर आओ तो समझें हम। ठीक है, चलो पहला इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर दोनों लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी के आधार पर ही समझते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि मैटर छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो पार्टिकल ये भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इन तीनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक होता है ना, इसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। ये हमने पढ़ा है बेटा, बिटवीन द पार्टिकल, ये पढ़ा है। ठीक है, इसमें भी ये होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसके पार्टिकल के बीच, मान लो ये पार्टिकल है, मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। जब लार्ज है तो ये सॉलिड क्या हो जाएगा, टाइटली पैक्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टाइटली पैक्ड। जैसे मान लो ये सॉलिड का एग्जाम्पल है, टाइटली पैक्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा होगा, रिजिड स्ट्रक्चर। इसका कैसा रहेगा, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम भी रहेगा, रिजिड स्ट्रक्चर भी रहेगा, टाइटली पैक्ड भी रहेगा। थोड़ा सा इसमें आते हैं। इसमें जैसे हमने देखा कि ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसके कंपैरिजन में लेस है, इसके कंपैरिजन में लेस है। जब इनके बीच में इंटरलेस है तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। इसमें भी स्पेस है लेकिन कैसा है, नेग्लिजिबल स्पेस है। इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो ये टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होंगे। इवन इसका फिक्स शेप भी नहीं होगा। इसका फिक्स शेप है लेकिन इसका फिक्स शेप नहीं होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे मान लो पानी है, वाटर है, लिक्विड है, इसको हमने बोतल में रख दिया तो ये इस कंटेनर के हिसाब से इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। इस कंटेनर में रखा, इसी के हिसाब से इसने वॉल्यूम रख दिया। लेकिन अगर हम इसमें हाथ पे डाल देंगे तो ये फैल जाएगा। यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर के हिसाब से ये अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है तो फिक्स शेप इन वॉल्यूम होता है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे, इनका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम दोनों होगा। देखा, जब इसकी बात करेंगे, इनके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर जिस कंटेनर में रखेंगे उस हिसाब से इसका क्या कर लेगा, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इसके पास आते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। जब नेग्लिजिबल होगा तो इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, और इतने दूर दूर होंगे कि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर एयर स्पेस देख लेंगे, यहाँ पे एयर है, उनके बीच में इतना स्पेस है कि हम एयर में मूव कर सकते हैं। इसमें हम ये भी इंसर्ट नहीं कर सकते। इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, हमें पता चलेगा, लेकिन एयर में हम खुद घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे एयर है। ठीक है, यानी इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, तो ना इसका फिक्स शेप होगा। लेकिन अगर जिस कंटेनर, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, लेकिन जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेगा। ठीक है, इसका फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होगा। इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। जैसे इसका एग्जांपल ये हमने यही ले लिया, डस्टर ले लिया, इसका एग्जांपल वाटर ले लिया है, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, नाइट्रोजन, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं वो होता है। इस तरीके से हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन है जो हमने शॉर्ट में आपको समझाया। ठीक है, अब मैटर की प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं, मैटर के 3 टाइप हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरकन्वर्जन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरकन्वर्जन। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे वो करेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट। हमने बात की, देखो कि
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की। अब इन जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 बताए हैं, इन तीनों में इंटर कन्वर्जन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटर कन्वर्जन। जैसे हम देखेंगे एक स्टेट हमने सॉलिड ले ली जिसका एग्जांपल आइस ले लिया, लिक्विड ले लिया जिसका एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, और गैस ले ली जिसका एग्जांपल ले लिया हमने वाटर वेपर। ये 3 हमने ले लिए, तीनों अलग अलग स्टेट में हमने ले लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? हम लिक्विड से शुरुआत करते हैं। मान लो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया कि इसको हीट देना चालू किया। हीट देना चालू करेंगे तो जैसे हम लिक्विड में हीट देंगे तो ये धीरे धीरे इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी होगी और वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, जो कि एक गैस का फॉर्म है। यानी लिक्विड को जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं, उस कंडीशन में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा कि कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यानी वेपराइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है। कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, जब लिक्विड जैसे हमने हीट देना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी पॉइंट आ जाता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो आपका लिक्विड है बॉयल करने लगता है। लेकिन जब वाटर बॉयल करने लगता है तो कुछ देर तक जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो कांस्टेंट रहती है। कब तक? जब तक कि पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट ना हो जाए? गैस में। हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर की रीडिंग रुकी हुई है, अपना जो लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो थर्मोमीटर की रीडिंग है नहीं बढ़ रही है। यानी वो हीट कहाँ जा रही है? उस हीट का नाम क्या है? तो उस हीट का नाम है हिडन हीट या लैटेंट हीट। यानी कुछ हीट रिक्वायर्ड होती है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये स्टेट लिक्विड है, स्टेट गैस है। लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड रहती है, नेसेसरी रहती है, उस हिडन हीट को क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। यानी लैटेंट हीट क्या है? रिक्वायर्ड हीट है। क्या है बेटा? रिक्वायर्ड हीट है फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेट के कन्वर्जन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं लैटेंट हीट। यानी लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, सभी जगह जो है लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम सब जगह एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर कर दिया है कि जब हम टेम्परेचर देना चालू किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर बॉयल करेगा, लेकर थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट रहेगी और तब तक रहेगी जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। ये स्टेट कन्वर्जन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड रहती है, जो थर्मामीटर शो नहीं करता है, उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। अब याद रखना है कि लिक्विड से जब भी हम गैस में जाएंगे, किस में जाएंगे? गैस में जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब उल्टा होगा, जब गैसेस को हम वापस से लिक्विड में लेके आएंगे, यानी टेम्परेचर उससे बाहर हीट बाहर रिमूव करेंगे, थर्मोमीटर रीडिंग डाउन होगी, जब हम क्या करेंगे? गैस से वापस से हम लिक्विड में ले आएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन कहलाएगा। याद रखना है लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम लगेगा जैसे यहाँ पर लगा हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लिक्विड को टेम्परेचर हीट रिमूव करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में, जिसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। उल्टा करते हैं, इस आइस को हम मेल्ट करते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में, जिसे कहते हैं फ्यूजन। और इसे मेल्टिंग भी कहते हैं, किसी किसी बुक में मेल्टिंग भी लिखा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हमने क्या किया? सॉलिड को हीट दी, और सॉलिड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट हीट में गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस हीट देने पर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन।
यानी जब भी लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और उस गैस को कलेक्ट करके कूल कर दें तो वो गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। इस तरीके से 6 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला कौन सा, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। जब टेम्परेचर डाउन करने पर गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब टेम्परेचर डाउन करने पर लिक्विड आइस में कन्वर्ट होती है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको सॉलिड फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और इस गैस को कलेक्ट करके ठंडा करके ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। इन 6 कॉन्सेप्ट में हर कंडीशन में एक हीट आती है, एक पीक पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, उस पॉइंट पर थर्मामीटर की रीडिंग कुछ देर के लिए कांस्टेंट होती है। उस कंडीशन में कुछ देर के लिए थर्मामीटर रीडिंग कांस्टेंट रहती है। तो हीट हम या तो देते रहते हैं या लेते रहते हैं। तो वो जो हीट है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैटेंट। ये था हमारा सॉलिड रिवीजन फॉर स्टेट। हाँ ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने स्टेट कन्वर्सन पढ़ा है, स्टेट कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मैटर का कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉलिड क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग होता है, यही हमने पढ़ा हुआ था। इसमें इंटरमीडिएट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैसेस में वीक होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। फिक्स शेप की बात करें तो सॉलिड में फिक्स शेप होगा, लिक्विड और गैस में फिक्स शेप नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिक्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन जब लिक्विड की बात आ जाएगी तो जिस कंटेनर में रखेंगे उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा या फिक्स शेप हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ना तो इसमें फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। और हम बात करेंगे शेप, कंटेनर की शेप की बात करेंगे तो इसमें नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में कंटेनर की शेप होता है। इसमें फिक्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो इन दोनों में होगा, इसमें नहीं होगा। लेकिन फिक्स शेप की बात करेंगे तो इसमें भर नहीं होगा, बाकी इन दोनों में फिक्स जो है कंटेनर के हिसाब से शेप आ जाएगी। रिजिडिटी की बात करते हैं तो ये रिजिड होता है, बाकी दोनों रिजिड नहीं होंगे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेशन देखने को मिल सकता है और इसमें हाईएस्ट कंप्रेशन देखने को मिलता है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो ये फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन जबकि ये फ्लो कर सकता है, ये आसानी से फ्लो कर सकता है, इसलिए इन दोनों को फ्लूइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें स्ट्रांग होगा, इसमें इंटरमीडिएट, इसमें वीक होगा। फिक्स शेप की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फिक्स शेप होगा, इन दोनों का नहीं रहेगा। फिक्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका फिक्स वॉल्यूम होगा, इसका होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। कंटेनर के हिसाब से ये नहीं ले पाएगा, लेकिन ये दोनों ले पाएंगे फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, शेप ले पाएंगे। रिजिडिटी की बात करेंगे तो ये रिजिड होगा, ये दोनों नहीं होंगे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल रहेगी, इसमें भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगी, इसमें हाईएस्ट रहती है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो ये मूव नहीं करता है, ये दोनों मूव करते हैं। ये कंपैरिजन है तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और इंटर कन्वर्जन भी हम शॉर्ट में बता चुके हैं। अब इंटर कन्वर्जन हमने बताया था तो ये टर्म बताया था क्या बेटा, वेपराइजेशन। एक टर्म और आता है एवापोरेशन। तो हमारा लास्ट टॉपिक यही है, एवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस। वो हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं वो हम सारे इसमें वन शॉर्ट इसमें हम आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए, एवापोरेशन समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं वेपराइजेशन। पहला समझते हैं हम वेपराइजेशन, फिर समझते हैं हम एवापोरेशन। वेपराइजेशन जब हम कर रहे थे तो हम हीट दे रहे थे, सिस्टम में हीट दे रहे थे। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो लिक्विड है, लिक्विड बॉयल हो रहा था कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड बॉयल करने लगा था और धीरे धीरे लैटेंट हीट के बाद वो किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। ये एक तरीके की आर्टिफिशियल मैन मेड प्रोसेस है जिसमें
हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगा और कुछ देर बाद जो है पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो ये वेपराइजेशन होता है। ठीक है, ये हमारी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। लेकिन मान लो ये कोई बड़ा सा एरिया है और इस एरिया में वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब वाटर अगर भरा हुआ है और सनलाइट से आ रही है हीट, यहाँ पर हीट सनलाइट के थ्रू इसे हीट मिल रही है। अब इसके पूरे मीडियम के पार्टिकल वेपराइज ना होकर केवल सरफेस के पार्टिकल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ओनली सरफेस पार्टिकल क्या करें, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ओनली सरफेस के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाएं एट रूम टेम्परेचर पर, तो इसे कहते हैं एवापोरेशन। क्या कहते हैं बेटा? एवापोरेशन। यानी एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है बेटा? ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि कब होगी? बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीट होगी। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ओनली सरफेस के पार्टिकल किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कहलाती है आपकी एवापोरेशन। जब आप वेपराइजेशन देखते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन जब एवापोरेशन की बात आएगी तो ये रूम टेम्परेचर पर होगा और बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब ये नेचुरली हो रहा है तो इसमें नेचुरली बहुत सारे फैक्टर क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर क्या हो सकता है? पहला फैक्टर ये हो सकता है सरफेस, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, यानी एक सरफेस फैक्टर है, सरफेस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, सन से सनलाइट आ रही है, हीट इसको मिल रही है जिसकी वजह से एवापोरेट हो रहा है, यानी ये सनलाइट जो है सनलाइट पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा, मान लो एवापोरेट हो रहा है, यहाँ पर मॉइस्चर ऑलरेडी ये अवेलेबल है। जब मॉइस्चर यहाँ पे अवेलेबल है तो और वेपर नहीं बनेगी, यानी ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करेगा। चौथा फैक्टर, अगर मान लो यहाँ वेपर में मॉइस्चर आ भी गया और विंड चल रही है, एयर चल रही है, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो जाए मॉइस्चर और यहाँ पे ड्राई एयर आ जाए, तो और भी एवापोरेशन हो सकता है, यानी विंड स्पीड। यानी जो एवापोरेशन है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा एवापोरेशन, जितना कम सरफेस उतना कम एवापोरेशन। सनलाइट, जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना ज़्यादा एवापोरेशन, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही सरफेस के पार्टिकल एवापोरेट हो रहे हैं। ह्यूमिडिटी, इस एयर में जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना कम यहाँ पर एवापोरेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर एयर में अवेलेबल है। और अगर ड्राई एयर होगी तो अच्छे से एवापोरेशन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। विंड स्पीड चल रही होगी तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो एयर है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, यहाँ पे ड्राई एयर आ जाएगी, और जब ड्राई एयर आ जाएगी तो फिर यहाँ पर एवापोरेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा। यानी 4 फैक्टर होंगे, सरफेस फिनोमेना, सनलाइट, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इस तरीके से 4 फैक्टर पर डिपेंड होगा आपका एवापोरेशन। ये आपका एवापोरेशन हो गया। इस तरीके से इस चैप्टर का हमने शॉर्ट रिवीजन किया है। हम अब कल जो है लाइफ प्रोसेस का जो है आपका सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, उसका सेल रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ।